बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। कल हमने स्टेम के लिहाज से स्टडी किया था। माइक बंद रखिए, माइक बंद रखिए अपने आप। मैं पढ़ा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना ध्यान में मुझे। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट हमारा आज का टॉपिक है। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जैसा कि पहले बात हो चुकी हुई है, सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकॉट रूट में होगी। जो हम स्टडी करेंगे डायग्राम डाइकॉट रूट के लिहाज से है, तो हम जिम्नोस्पर्म रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जबकि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अब यहाँ पे तस्वीरें हैं जी, 1 A B C D के नाम से, और इस तस्वीर को गौर से देखना है। ए तस्वीर जो आपके सामने, जहाँ में पॉइंटर्स रखे हुए हों, चेक कीजिए। TS ऑफ डाइकॉट रूट आपको नजर आ रहा है। बाहर सबसे बाहर एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये स्टील है, उसमें स्टार शेप्ड जाइलम और उसी में फ्लोएम प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। बहुत छोटा है चूंकि, इसलिए ऐसे याद रखिएगा। चूंकि हम ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला स्टेप हमारा है प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ गो टू बी, ये सेकंड डायग्राम होगा। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होना जा रही है, होने लगी है। उसके लिए सबसे पहले क्या होगा? अब जो कि हम प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, स्ट्रक्चर अब फ्रूट तो इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने आना है, डायग्राम को गौर से देखना है जी। अब डिस्टर्ब ना करें, मुझे पढ़ा रहा हूँ मैं। ये चैट में हाजिर लगाएं और जोहो को इन्फॉर्म कर दें, मुझे याद करा दे बाद में एंड पे देखूंगा। अभी जोहो को इन्फॉर्म कर दें और मैं एंड पे फिर मैं चेक करूँगा जी। अभी दोबारा गौर कीजिए कि यहाँ पे स्टारशिप जाइलम है और यहाँ पे ये फ्लोएम है। इसके दरमियान में बारीक सी जो लेयर आप देख रहे हैं, चूंकि तस्वीर इससे और बड़ी नहीं हो सकती है, चूंकि हम प्राइमरी स्टेज पढ़ चुके हैं। यहाँ पे दरमियान में पेरेंट कामा सेल थे। जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी हो तो वो पेरेंट कामा सेल बन जाते हैं कैम्बियम, वो कैम्बियम बन जाते हैं। और जब वो कैम्बियम बन जाएंगे, अब चूंकि जाइलम की शेप स्टार शेप है, तो ये सारे के सारे कैम्बियम यहाँ बनेंगे और फिर कैम्बियम का रिंग मुकम्मल हो जाएगा। जैसे उसमें हुआ था, फर्क ये होगा कि स्टेम में कैम्बियम का रिंग शेप था, इसमें जो रिंग बन रहा है वो स्टार शेप है। इसका रिंग ही स्टार शेप होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ये जगह है, दरमियान वाली जगह जहाँ पे स्टार की नीचे डिप्रेशन होती है, तो और उसके दरमियान यहाँ पे ज्यादा अंदर की तरफ नीचे के सेल बनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप होते होते ये तकरीबन दायरा रिंग की शक्ल में आ जाएगा। कैम्बियम आखिरकार रिंग की शक्ल, जैसा कि हम आखिरी डायग्राम में जाकर देखें जी। अब नोट कीजिएगा कि बी डायग्राम के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग ये कैसे हुआ है। वो पेरेंट गामा सेल्स जो मौजूद थे जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में, वो मेरिस्टेमेटिक हो गए, यानी वो कैम्बियम बन गए। कैम्बियम के सेल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो जाइलम फ्लोएम के दरमियान में सेल्स हैं यहाँ पे, वो जब कैम्बियम बनेंगे तो उनसे न्यू जाइलम फ्लोएम बिल्कुल वैसे बनेगी जैसे हम कल स्टेम के लिहाज से पढ़ चुके हैं। वो डायग्राम में दोबारा भी दिखाऊंगा आपको स्टेम वाली को कैसे बना। दूसरी चीज कि जहाँ पे ये आर्म्स हैं, आर्म के आखिरी सिरों के ऊपर भी सेल्स हैं, वो भी मुकम्मल वही बन जाएगा, यानी रिंग मुकम्मल हो जाएगा। शुरू में स्टार शिफ्ट होगा, बाद में वो स्टार आहिस्ता आहिस्ता डिम होता जाएगा, छोटा हो जाएगा और रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सी डायग्राम में आ जाएगा। इस डायग्राम को गौर से देखिए। अब इसमें ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, न्यू सेल फॉर्मेशन हो रही है। इसमें चेक करें कि वाज़ेह तौर पर आपको बी और सी का डिफरेंस, बी से ए से बी बड़ी हो चुकी है, बी से सी को बड़ा कर बता दिया गया है। इसका मतलब है कि ग्रोथ हो रही है, सेल डेवलप हो रहे हैं। जब सेल डेवलप होंगे, अब चूंकि याद रखें कि अंदर की तरफ जगह नहीं होती, ये बाहर की तरफ, ये बिल्कुल ऐसे है। फर्ज कीजिए 4 लोग एक छोटा सा सर्कल बना के बैठे हैं, एक पांचवा बंदा आ जाए, जब वो शामिल होगा तो दायरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एक और बंदा आ जाए तो दायरा 6 लोग हो जाए, सर्कल और बड़ा हो जाएगा। अगर लोग ज्यादा होते जाएं, अब ये लोग कैसे ज्यादा हो रहे हैं? सेल डिवीजन से। अब सेल डिवीजन में हर एंगल पे हो रही है, पेरिक्लिन डेवलप भी हो रही है और एंटीक्लिन भी होती जा रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सेल ऐड होते जाएंगे और ये रिंग्स बड़े होते जाएंगे, बाहर की तरफ ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, यानी सेल्स बाहर की तरफ अपने आप ग्रो करेंगे। अंदर वाले सेल क्रश होना शुरू हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। पर यहाँ पे
फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम शुरू हो चुकी हुई है। अब ये डायग्राम भी चूंकि अभी बहुत छोटी है, स्टील बहुत छोटा दिखाया गया है, अगली डायग्राम है इससे जरा ज्यादा आपको वाज़ेह नजर आ सकेगा। यहाँ पे आ जाइए, ये जो ब्लैक वाला है ये प्राइमरी जाइलम था जो पहले भी मौजूद था, अब भी है। अब यहाँ पे अंदर की तरफ जो ये जगह है जहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे न्यू जाइलम बन रहा है और बाहर की तरफ न्यू फ्लोएम बनेगा। ये जाइलम है इस तरफ, और इसने अगर इसको लेबल किया कि नहीं किया हुआ, ये चूंकि इसने लेबल नहीं किया हुआ है, बहरहाल ये इसकी खामी है। बहरहाल इसमें न्यू सेल बनते जा रहे हैं मुसलसल, जालिम के सेल बन रहे हैं। ये उसूली तौर पर ये केमियम है और ये वाला जो है बिल्कुल इस जगह तक ये फ्लोएम होगा, चूंकि उसको लेबल नहीं किया, उसको लेबल करना चाहिए था। बाहर की तरफ भी कॉर्टिक सेल मौजूद हैं और ये वो सेल हैं जो बाहर ग्रोथ होने से रप्चर होना शुरू हो चुके हैं। ये एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के आउटर सेल थे जो रप्चर होते हुए नजर आ रहे हैं, रप्चर हो चुके हुए हैं और बार्क की फॉर्मेशन की तरफ आ जा रही है। डी के बाद ई डायग्राम में आ जाइए। यहाँ पे अब चूंकि ये फर्स्ट टाइम है कि जो माइक्रोस्कोप में आपको हाई पावर पे नजर आएगा, वो सब चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। इसमें ये प्राइमरी जाइलम था शुरू में, ये वो जो जाइलम के आर्म से वो एज सच थे और ये ब्रेक का काम अंजाम देंगे। यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे का सारा सेकेंडरी जाइलम है। जो मोटे सेल्स आप देख रहे हैं ये तमाम मेटाजाइलम को शो कर रहे हैं, ये मेटाजाइलम बन रहे हैं। ये एक यहाँ तक जाइलम है, इसके बाहर जो है ये वो कहलाएगा जी, क्या उसको कहते हैं, फ्लोएम कहलाएगा। दरमियान में ये ज़ाहिर की जो लाइन है उसको कैमियम कह लीजिए। ये सेल यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं और न्यू फ्लोएम न्यू जाइलम दोनों बनते जा रहे हैं। बाहर की तरफ आ जाए, बिल्कुल बाहर की तरफ आपको इसकी जो आउटर लेयर है, ज़ाहिर है कि हम पहले बात हो चुकी हुई है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू होती है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले एपिडर्मिस रप्चर होगी, फिर कॉर्टेक्स से रप्चर हो जाएंगे। मैं इसके लिए वो डायग्राम दिखाऊंगा जो हम कल स्टेम के साथ स्टडी कर चुके हैं, ताकि उन चीज़ों को क्लियर किया जा सके। चूँकि यहाँ पे इसने इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने यहाँ पे पेरिसाइकिल शो की है। पेरिसाइकिल इनर टू एंडर्मिस होती है। ये यहाँ पे सिर्फ एंडर्मिस दिखा के इसने सिर्फ अंदर वाले पोर्शन दिखाए हुए हैं, बाहर वाले पोर्शन इसने शो नहीं किए हुए। और ये इसके करीब ही जो बहुत पहले वाली जो प्राइमरी फ्लोएम थी वो भी यहाँ पे शो की है। लेकिन ये यहाँ पे इसने कॉर्क शो किया, इसका अंदर कॉर्क फॉर्मेशन होना शुरू हो गई है। लेकिन ये डायग्राम चूंकि बहुत छोटी है, इसमें वो चीज़ों की डिटेल्स नजर नहीं आ सकती हैं। दोबारा रिव्यू कीजिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ स्टार शेप्ड कैम्बियम रिंग, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेकेंडरी जाइलम एंड न्यू सेकेंडरी फ्लोएम। ये यहाँ पे तकरीबन वो रिंग बन चुका है, वैसा ही रिंग है जैसे एनुअल रिंग हम पढ़ चुके हैं स्टेम में, यहाँ पे भी। और यहाँ उसको बहुत बड़ा करके दिखा दिया गया है। इसी के अंदर जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, चूँकि आउटर टिश्यूज जैसे कि यहाँ दिखाया गया था रप्चर होना शुरू हो गई है, चुनाचे पानी के लॉस वगैरह से बचने के लिए कॉर्क की डेवलपमेंट यहाँ पे, कॉर्क बिल्कुल वैसी होगा जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टेम में। मैं अभी इसकी डायग्राम निकाल के आपको दिखाऊंगा। कल ये एक डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई है। लेट अस गो ऑन द डायग्राम जो हमने कल स्टडी की थी कॉर्क के रेफरेंस से। ये है जो डायग्राम जो कल देखी थी। अगर ये डायग्राम हमने कल स्टेम के लिहाज देखी थी, लेकिन सेम जो कुछ स्टेम में हुआ है वही कुछ रूट में हुआ है। ये जो आउटर लेयर है, पुरानी जो लेयर्स हैं वो रप्चर होती जाती हैं और ये सेल जब एक्सपोज हो जाएंगे तो यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ कॉर्केमियम डेवलप होगी। कॉर्केमियम कॉर्टेक्स के इनर पोर्शन में, बाज़ एंडर्मिस में और रेयर कंडीशन में पेरिसाइकिल के अंदर भी डेवलप हो सकती है। लेकिन बहरहाल आमतौर पर ये कॉर्टेक्स के इनर पोर्शन में डेवलप होती है। बहरहाल जब ये बन जाती है तो ये अंदर की तरफ फेरोडर्म गेट बनाती है जो पेरेंट गामा सेल्स होते हैं, और बाहर की तरफ जो चीज़ डेवलप होती है वो कॉर्क, सुबरा सेल में लिखा हुआ है, ये कॉर्क सेल्स हैं। दीज आर द कॉर्क सेल्स जो कि आमतौर पर थिन लेयर की शुरू में होती हैं। इसकी डायग्राम जो हमने कल एक और डायग्राम देखी थी, मैं उस डायग्राम की तरफ जा रहा हूँ। जो दो डायग्राम थे एक्चुअली, आपको ये वाली दिखाऊँ, कौन सी दिखाऊँ, कौन सी थी, ये वो डायग्राम है जी। सेम जैसे स्टेम में था बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे है। ये वो कॉर्क कैम्बियम है। इसके जो डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर की तरफ कॉर्क के सेल, ये वाले प्रोमिनेंट कॉर्क सेल हैं, ये भी कॉर्क सेल हैं, ये भी डेवलप हो रहे हैं कॉर्क्स। और अंदर की तरफ जो है जो सेल डेवलप होते हैं। नजर आ रही है। क्या हुआ?
और बहुत ब्लर डायग्राम नजर आ रही है मुझे। इस वाले को देखें, अब देखें वो फर्क पड़ा। हाँ सर। दोबारा चेक करें, ये बाहर वाले सेल जो ज्यादा प्रोमिनेंट है ये फेलम यानी कॉर्क है। इसके नीचे जो ये लेयर है दिस वन इधर और ऐसे इस तरफ यहाँ पे, ये वो है जिस जो कि कॉर्क केमियम है। फेलोजन का मतलब है ये कॉर्क केमियम है। ये सेल डिवाइड करके बाहर की तरफ कॉर्क और अंदर की तरफ जो है ये बन रही है जिसको हम पेरिटर्म का नाम देते हैं। ये वाला नीचे की तरफ ये वाले पेरेंट गामा सेल्स हैं और जो ये समझिए कि कॉर्टेक्स का काम अंजाम देंगे। जब अगले साल नेक्स्ट ग्रोथ रिंग बनेगा तो अक्सर बेशतर ये सेल भी रप्चर हो जाते हैं। सेम वही डायग्राम जो पीछे भी देखिए, वापस उसी डायग्राम में जाना पड़ेगा। कौन सी थी डायग्राम? ये जी, ये जो 20 साल वाली लेयर हैं ये सब रप्चर हो जाती हैं और अंदर की तरफ फिर दोबारा न्यू लेयर डेवलप हो जाती है। बहरहाल इस तरह से जो लेयर बन रही है, अब जो बाहर की तरफ ये रप्चर लेयर हैं ये हम आंसर में इसको बार्क कहते हैं, छाल कहते हैं। जैसे स्टेम की छाल है ऐसे ही रूट की भी छाल अंदर बन रही होती है। लेकिन उसकी जो टेक्निकली जो पॉइंट है उस पर गौर करना है। टेक्निकली छाल के दो हिस्से, आउटर बार्क और इनर बार्क। जो बिल्कुल आउटर पोर्शन होते हैं वो आमतौर पर डेड होते हैं और जो इनर पोर्शन है याद रखिएगा, इनर पोर्शन वो वाला होता है जहाँ पे फ्लोएम मौजूद होती है। फ्लोएम इज पार्ट ऑफ इनर बार्क। जो बिल्कुल छाल बाहर की तरफ है उसमें जो मार्जिन कह लीजिए वो जगह है जहाँ पे फ्लोएम मौजूद है। फ्लोएम के बाहर ये वाला कॉर्क केमियम पिलर्स मौजूद हैं और इस कॉर्क केमियम के बाहर कॉर्क है, उसके बाहर जो पिछले सालों की सबका जो लेयर्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसको हम स्पेसिफिक नेम देते हैं, पेरिडर्म का नाम। तहरीम फातिमा, मेरी नहीं है। तहरीम फातिमा अपने माइक ऑफ रखें। 208 रोल नंबर। जी ये था जी। अच्छा, ऐसे ही आपको ये डायग्राम कभी कल दिखाई थी, मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ शायद इसमें नजर आ जाए। जी इसने बहुत का इस्तेमाल किया है। कुछ बुक्स में रिटीडोम का लफ्ज आपको लिखा हुआ नजर आ सकता है। कल में था, कल डायग्राम में किसी में जी ये वाला लफ्ज है। वो जो प्रीवियस ईयर्स की कॉर्स की लेयर्स होती है या वो भी रप्चर हो जाती हैं बाहर की तरफ तो वो एक्चुअली दे बिकम पार्ट ऑफ आउटर बार। क्योंकि वो डेड हो जाती है, उनका नीचे से राब्ता खत्म हो चुका होता है, उसमें फर्दर कोई ग्रोथ वगैरह नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल वो प्रोटेक्शन के लिए बाहर की तरफ मौजूद होती हैं, अटैच रहती हैं। इनर बार्क में फ्लोएम और लिविंग सेल्स होते हैं। जो आउटर बार्क हो गए वो जो रप्चर्ड सेल्स हैं जो बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। आपके सिलेबस ने इस पॉइंट को सेपरेट हेडिंग के साथ रिटीडोम को, पेरिडर्म को और ऐसे ही कॉर केमी वगैरह को इनको स्पेसिफिक एम्फेसिस के साथ डिटेल के साथ अब ये तमाम डायग्राम आपको दिखा दी गई हैं। आपकी बुक्स में डायग्राम मौजूद हैं। इन सब डायग्राम को अपने सामने रखना है। अब एज शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस इनमें से किसी चीज़ के एमसीक्यू के चांसेस ज़्यादा हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ज़ाहिर है कि जब आएगा तो वो फुल डेवलपमेंट पे आ सकते हैं, यानी कि डिस्क्राइब सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये तो कंप्लीट है, कंप्लीट डायग्राम के साथ। लेकिन जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनमें से किसी के बारे में भी एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन एक आम रिवाज है, आपको हर लिहाज से प्रिपेयर होना चाहिए। पर ये था जी ऑल अबाउट जो कुछ हमने स्टडी किया, प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ और आज से ऑनवर्ड जो कुछ हमने देखा था वो सब डायग्राम में बहुत सी डिटेल्स मौजूद है। मैं एक तो डायग्राम और दिखाना चाह रहा हूँ ताकि वो आपको भी याद आ जाए केमी सेल डिवाइड कैसे होते हैं। ये डायग्राम कल डिस्कस हुई थी, एक बार फिर नजर मार लीजिए इसमें। जी ये वाली डायग्राम जो कल मैंने दिखाई थी याद रखिएगा। रूट या स्टेम की कैम्बियम के डिवाइड होने में कोई फर्क नहीं, डिवीजन का तरीका एक ही होगा। शुरू में सिंगल लेयर ऑफ सेल है, जब ये डिवाइड करेगी तो दो लेयर हो जाएंगे। इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैम्बियम के साथ यहाँ पे फ्लोएम वन शो किया होगा या जस्ट फ्लोएम लिखा होगा। लेकिन जब फर्दर डेवलपमेंट होगी तो कैम्बियम के अंदर की तरफ जाइलम वन और बाहर की तरफ फ्लोएम वन। नेक्स्ट में यहाँ पे जाइलम के दो सेल, फ्लोएम का एक सेल है। नेक्स्ट में यहाँ पे आके जाइलम के तीन हो गए, फ्लोएम के दो हो गए।
और यहाँ पे जाइलम के 4 हो चुके हैं, फ्लोएम के 2 हैं। फ्लोएम कम बनती है, जाइलम ज़्यादा बनती है पौधे के अंदर, जाइलम का वर्क ज़्यादा होता है। अगर ये इसकी जो तरतीब, जो सबसे पहले बना था वो सबसे अंदर की तरफ होगा, जो सबसे आखिरी जाइलम का वो कैम्बियम के करीब होगा। ऐसे ही जो फ्लोएम सबसे पहले बना था वो मैक्सिमम बाहर की तरफ होगा, और जो सबसे बाद में बनेगा वो बिल्कुल कैम्बियम के करीब मौजूद होगा। सर ये यहाँ इनमें जाइलम और फ्लोएम की कोई खास रेशो नहीं होती? नहीं, जो खास रेशो आप जितने कह मर्जी रही बन हैं जी, आपका ये खास रेशो का मतलब होगा कि एग्जैक्ट सेल आप काउंट करके देखें कितने हैं, वो एग्जैक्ट एज सच नहीं होता। याद रखिएगा कि सब चीज़ें बेस करती हैं प्लांट टू प्लांट। पहली बात है, हर पौधा दूसरे पौधे से मुख्तलिफ होता है। कल को ये कहे जी कि जी जोहा सर। में और कशवाला में क्या फ़र्क है, इनमें कोई खास रेशो है कि नहीं है बोन्स की और मसल्स की, तो क्या जवाब होगा? सर कोई जवाब नहीं होगा। अब जैसे कि इंसानों में परसेंट टू परसेंट वेरिएशन है, एक ही स्पीशीज़ के मुख्तलिफ पौधों में मुख्तलिफ वेरिएशन हो सकती है। डिपेंड करता है पौधे को जो जगह मिली है ग्रो होने के लिए, वहाँ पे मिट्टी कैसी है, वहाँ पे एयर कैसी है, वहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट कैसे मिल रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स, पानी मिलता है कि नहीं मिलता, ये सब फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं ग्रोथ कितनी होगी कैसे। लेकिन जी जो सर। बुनियादी असूल है वो एक ही है कि जाइलम ज़्यादा होंगे और फ्लोएम कम होगी। स्टेम में भी ऐसे, स्टेम में भी जाइलम के सेल्स ज़्यादा होते हैं और फ्लोएम के सेल्स कम होते हैं। ये था जी वो जी डायग्राम सर। जो कल डिस्कस कर ली थी हमने। ये डायग्राम की बुक्स पे है, वहाँ से दोबारा देख लीजिएगा। ये जस्ट सेल्स की शेप और उनकी डिवीजन दिखाई गई हुई है जी। ये डायग्राम भी कल जी डिस्कस हुई थी। इसमें स्टेम और उसके एनुअल रिंग, हार्डवुड और सैपवुड और बाहर बार, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक टॉपिक आपकी कुछ बुक्स में दिया हुआ है, मैं सिलेबस को मैंने चेक किया था आजकल के सिलेबस में निकाल के रखा हुआ है। सिलेबस में वो टॉपिक मुझे नज़र नहीं आ रहा, जो मैं सिलेबस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इसको पहले छोटा करना पड़ेगा, मुझे लगता है ये आप लोगों ने बताना है। ये आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस वक्त नज़र सिलेबस नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है? सिलेबस नज़र नहीं आ रहा आप लोगों सर को? अभी तो ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है। चलें मैं इसको दोबारा करता हूँ जी। जी अब सिलेबस नज़र आना शुरू हो गया है। जी सर आ रहा है जी नजर। सर। चलें अब स्टार्ट हुआ है। देखिए जी, यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे, किधर था ये, तो आर्टिकल का पिछला हुआ आर्टिकल है सिर्फ जी, ये है मेरिस्टेम। ये हम चैप्टर पढ़ रहे थे मेरिस्टेम्स। इसमें स्टेम, रूट, एब्सिस, ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम, पेरिडर्म स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी रूट एंड स्टेम, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बुक्स के अंदर बाज़ लोगों ने वुड की टाइप बयान की हुई है, लेकिन सिलेबस में मुझे ये टॉपिक नज़र नहीं आया। ताहम मैं ये टॉपिक थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। अब इसको वापस पीछे ले जाएं जी। ये नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रॉपर अभी भी? जी सर आ रहा है नजर। पहले भी सही इधर आ रहा है। जी। ये तो जो हमने आज पढ़ा है ये रूट के हवाले से था। अब रूट डिस्कस हो गई। टाइप ऑफ वुड सेपरेट क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम थोड़ा है, किसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सेपरेट क्वेश्चन में जाने में खासा टाइम खर्च हो जाएगा। जो डायग्राम चाहिए थी कल वाले, कोई डायग्राम, चलो इस डायग्राम को फॉलो कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी है जी एक फुल फ्लैज जो था पौधा, फुल वाली डायग्राम। ये वाली डायग्राम, ये स्टेम के रेफरेंस से है। इसमें कल मैंने सिर्फ इतना जिक्र किया था कि रिमेंबर कि ये अंदर वाली जो है वो हार्टफुट होती है जी। सर हमें बस सिलेबस ही शो हो रहा है। सिलेबस हो यस रहा सर, सिलेबस में जी सर। सर जो सिलेबस आपने दिखाया था वही शो हो रहा है। चलिए मैं इसको
अब क्या शो हो रहा है? आपको क्या नजर आ रहा सर है? अभी भी सर अभी भी सिलेबस नजर आ वही रहा है। है। सर वही है हाँ जी जी, अब क्या नजर आ रहा है? स्क्रीन, सर अब वेटिंग रूम आ गया है। वेटिंग रूम आ गया। जी बेडरूम में सर। बेडरूम में कुछ नजर आ रहा है कि नजर आ रहा है? क्योंकि मुझे कुछ और नजर आ रहा था, आपको कुछ और नजर आ रहा था, ये प्रॉब्लम है। सर चलो आपकी मैं, तस्वीर नजर आ चलो शुक्र है कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। सर आपकी पिक नजर आ रही है। सर मुझे आपकी पिक नजर आ रही है। मुझे नजर नहीं आती है। चलो ये अभी आ गया है, इधर चला गया है जी। सर्विस कोड बॉट में व्हाट्सएप जी, अब नजर आ रहा शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल में। आ गया नजर? आप जी जी सर आ गया। यस सर। चलें, ये हमने कल स्टडी किया था स्टेम को, ये वही वाला स्टेम है। और इसमें मैं जस्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा वुड के हवाले से। कल सिर्फ इतनी बात हुई थी कि बाहर वाली लकड़ी जो होती है लाइट कलर की होती है सैपवुड, और अंदर वाली डार्क कलर की होती है। याद रखिए दुनिया के मुख्तलिफ पौधों में मुख्तलिफ किस्म की लकड़ी पैदा होती है। ये जनरल नॉलेज का टॉपिक है। ये थेरी में आने के चांसेस कुछ कहना मुश्किल है चूँकि सिलेबस में ज़ाहिर नहीं है, लेकिन होता यह है कि बाज़ का पेपर सेट उसके सामने जो बुक उसमें कोई टॉपिक हो, वो सिलेबस को देखे बगैर टॉपिक के डाल देते हैं और इसका कोई हल नहीं है। बहरहाल मैं चंद मिसालें देता हूँ। अब आप लोग जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स आमतौर पर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मेल्स को बहुत से काम एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं जिनमें फ़र्ज़ कीजिए कि फर्नीचर बनाना है घर के लिए। अब जो तो बहुत ही अक्लमंद लोग हैं, बशर्ते कि पैसा भी हो, अकल के साथ पैसा भी होना ज़रूरी होता है। खाली अकल हो तब भी बात नहीं बनती, खाली पैसा हो तब भी बात नहीं बनती। जो ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं वो लकड़ी खुद जाके, जिनको पता होता है कि लकड़ी क्या होती है, खुद परचेज करते हैं और मिस्त्री को कहते हैं जी अपना सामान लेके घर में, मेरे घर में बैठ के बनाओ फर्नीचर। अगर ऐसे करेंगे तो वो बिल्कुल सही फर्नीचर बनेगा, क्योंकि आपको अगर पता है लकड़ी का, आपने लकड़ी सेलेक्ट की प्रॉपर और फिर उससे फर्नीचर पाया। अब उसमें जो समझदार बंदे हैं वो बहुत अच्छे वाली काली, जैसे उसके फर्नीचर के लिए टाली अगर आपने लेनी है, ऐसी टाली जो बिल्कुल डार्क कलर की हो, मोटे वाली, तो ये ज़्यादा अच्छा फर्नीचर बनेगा। अगर आप बाजार से चोपड़ा में, यहाँ पे एक रेलवे रोड जगह है जो वहाँ पे एक कब्जा मार्केट बनी हुई है। कब्जा मार्केट की का मतलब है कि सड़क पे कब्जा किया हुआ उन्होंने, बहुत सारी सड़क पे सोफे बनाते हैं। उनके पास जो लकड़ी पड़ी होती है वो इंतहाई माठे वाली कीकर की लकड़ी देते हैं। मैंने माठे का इस्तेमाल किया, कीकर की लकड़ी सस्ती होती है, टाली बहुत महंगी है उसके मुकाबले में। वो आम से लकड़ी लेके उसके ऊपर वो सारा कुछ करके जो फोम और सब कुछ, कोशिश देखने में सोफा बहुत ही खूबसूरत होगा, लेकिन रिजल्ट ये निकलेगा कि उसके ऊपर कोई मोटा सा बंदा बैठ जाए तो उसके टूटने के चांसेस मौजूद हैं और कुछ टाइम के बाद ही वो खराब होना शुरू हो जाता है, उसको घुन लग जाता है। ये मैंने सिर्फ एक तरह की सर लकड़ी का जिक्र किया कि लकड़ी कई किस्म की होती है। जो काले वाली है, जैसे मैंने जिक्र किया, जो सैप वुड नहीं बल्कि हार्ड वुड होगी, वो ज़्यादा मुफीद होगी। पहला पॉइंट जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होती है काफ़ी हद तक। जी जो आप कुछ कहना चाह रही थी? सर ये जो बयार होती है लकड़ी, जी एक जी, उसके एक दरवाजे मिनट वगैरह गौर बनते हैं। करें। जो मैं जिस लकड़ी की भी बात कर रहा हूँ, मैं एंजियोस्पर्म वुड से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने किकर और टाली ये दो नाम लिए हैं। ऐसे सर्स की लकड़ी है और भी हैं, चूँकि अब आपने साथ ही याद करवा दिया है या साथ ही पॉइंट आउट कर दी है। जो ब्यार की लकड़ी है, ब्यार चील वगैरह की जो लकड़ी है, वो जिम्नोस्पर्म, याद रखिएगा ये जर्नल का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी सर। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की लकड़ी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अब चूंकि मैं लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब स्क्रीन शेयर हो रही हो तो सिर्फ स्क्रीन शेयर हो गई। याद रखिए कि जो आप देख रहे हैं ये एंजियोस्पर्म की लकड़ी है, जिसमें एंड्रोइड नजर आ रहे हैं, जो भी नजर आ रहा है भली एंजियोस्पर्म की लकड़ी है। इसको हार्ड वुड कहते हैं, HARD, हार्ड। जिम्नोस्पर्म की लकड़ी मजबूरी तौर पर हार्ड वुड कहलाती है, और जो नाम आपने लिया था ब्यार और चील की जो लकड़ी है वो सॉफ्ट वुड कहलाती है, सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट वाली। इसकी रीज़न ये है, अगर आपके सामने एक पीस हो, फर्ज कीजिए टाली का पीस है या कीकर का है, और उसी साइज का एक पीस ब्यार का भी हो, अगर आप उसको उठा के देखेंगे तो कीकर की लकड़ी ज़्यादा भारी होगी और टाली भी भारी होगी, जबकि ब्यार की लकड़ी का वजन कदरे कम हो। अब आप बता सकते हैं दोनों में से कौन सी ज़्यादा मजबूत हो? सर जो ज्यादा भारी होगी। जी, जवाब आया है, जोहा का जवाब है जो ज़्यादा भारी होगी। कोई और जवाब देना चाहता है? साथ रीज़न भी बतानी है।
जोहा के सर मुताबिक लेकिन बेयार का मैंने सुना है कि बेयार बहुत ज्यादा मजबूत होती है। जी। अब आपने जो आपके दोनों जवाब जो हैं आपस में कंट्राडिक्ट कर गए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सियासतदानों के बयान होते हैं। सर जी बेयार ही होती है ज्यादा मजबूत। जी, चले आप। सर मुझे भी यही लग रहा है। जी, कुशमाला भी बिहार के हक में है जी। और कोई जी? मजबूत होती है। उमर कुछ कहना चाह रहा था जी। सर मैंने कहा मुझे नहीं लगता बिहार की लकड़ी ज्यादा मजबूत होती है। नहीं चले सर बिहार की ज्यादा मजबूत होती चले है। सुन लीजिए जी। अगरचे सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड दिए दो लफ्ज हैं, बाजार लगेगा नरम लकड़ी सख्त लकड़ी, लेकिन अगर फर्ज कीजिए आजकल रिवाज खत्म हो गया, शहरों में तो सारे घर लेंटर वाले होते हैं। आप सब लोगों ने, मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी घर में जी, ये क्लास में इस वक्त बच्चे सर जो मौजूद हैं बालों जी। वाला घर होता है। जी मैं तो जा रहा हूँ जी। क्लास में 17 बच्चे मौजूद हैं। क्या किसी का ऐसा घर है जिसमें शतीर और बाल डले हुए हैं? पूरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है? सर क्या चीज हो घर में, क्या चीज हो? आपकी जो छत है वो लेंटर वाले, अगर सर पुराना, अगर है आपके नहीं पर घर, देखे हुए हैं। नहीं, मैं जिनका घर अपना घर हो, दोबारा दोबारा बात सुने, अगर गांव सर में किसी का घर हवेली है। में है, हवेली जी में सर, है। हमारी हवेली में है। जो ये दो लोग बोल रहे हैं जी, किसने कहा जी इनकी जी जी हवेली सर। में? सर। एक सिर्फ सर स्टूडेंट। हमारे भी है। सर एक मैं वक्त मैं बशरा। सिर्फ एक स्टूडेंट सर सिर्फ। मुकद्दस और मुबशरा। जी मुकद्दस ने कहा है उनका, और दूसरी कौन है? मुबशरा। ये दो कह रही हैं जी कि उनकी हवेली पुरानी है और उसमें शतीर और बाले हैं। अब अगर तो डिपेंड करता है कि कब बनाई, किसने बनाई। अगर तो किसी अच्छे बंदे ने, समझदार बंदे ने बनाई, कुछ बंदे के पास पैसा भी मौजूद हो, तो डेफिनेटली उसमें शतीर, कम से कम जो शतीर है वो ब्यार के हों। और अगर पैसा और ज्यादा हो तो फिर बाले भी ब्यार के हो सकते हैं। रीजन ये है कि सॉफ्ट वुड जो ब्यार की लकड़ी है वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा पायदार है, ज्यादा देर तक महफूज रहती है हाँ अपनी जगह। क्यों सर, मैं ज्यादा यार का ही नाम सुना है, आपकी सुना। जी ये था जी एग्जाम्पल। और दूसरी तरफ बहरहाल जो काले वाली टाली वगैरह है ये भी, लेकिन ये बजाय शतीर वाले के ये फर्नीचर बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये भी याद रखिए जो लकड़ी के एक्सपर्ट होते हैं उनको पता होता है अगर फलां चीज़ बनानी है तो उसके लिए कौन सी लकड़ी बेहतर रहेगी, अगर फलां बनानी है तो कौन सी बेहतर है, अगर पैसे ज़्यादा हैं तो फिर कौन सी बेहतर है, अगर पैसे कम है तो फिर कौन सी बेहतर है। तमाम चीज़ों को जो एक्सपर्ट्स होते हैं लकड़ी के, वो इन सब चीज़ों को समझते हैं। बहरहाल मैंने लकड़ी के लिहाज से दो अहम पॉइंट्स का जिक्र किया। अच्छा एक और सर पॉइंट एक है, बात पूछूं। जस्ट अ मिनट। कुछ पौधों में जाइलम के सेल ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। जिन पौधों में जाइलम के सेल ज़्यादा बड़े हों वो लकड़ी पोरस होती है, उसमें ज़्यादा सुराख होते हैं, उसमें ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब हो सकता है। और जिनके जाइलम के सेल छोटे साइज के होते हैं, ये डायमीटर की बात है, वो नॉन पोरस कहलाती है। जी आपने जो पूछना था जो पूछा। सर अक्सर फर्नीचर में भी काफी डिफरेंस पाया जाता है। कुछ फर्नीचर जो हैं वो ज्यादा मजबूत लकड़ी के कंसीडर होते हैं, उनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई होती हैं। हाँ जी मैं और ये कुछ क्या जो नहीं, हैं वो जस्ट जस्ट एक सुनिए उनकी जी। भी लकड़ी में। यस यस यस, याद रखें कि अगर तो आप खुद लकड़ी परचेज कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि लकड़ी कहाँ से लेनी है, फर्नीचर कैसे बनाना है, फिर तो ठीक है, आप खुद बना सकते हैं। आम लोग, खासकर जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, लाहौर की बात करने लगा, अब बंदे के पास पैसा ज़्यादा है, वो पहुंचा जी किसी बड़ी मशहूर मारूफ मार्केट में, वहाँ पे उसने शोरूम में लगा फर्नीचर देखा और कहा जी ठीक मुझे ये वाला चाहिए, फिर ठीक है जी आपके घर पहुंच जाएगा। फर्नीचर बाज़ार बहुत अच्छा है, देखने में खूबसूरत बहुत ज़्यादा है, महंगा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शोरूम आमतौर पर जहाँ भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे चीज़ें बेच रहे होते हैं। लेकिन बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाएगा, महंगा होने के बाद ख़राब क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शोशा होती है, उसमें अंदर कुछ भी नहीं होता है। और जिनको ज़्यादा पैसा होता है वो वैसे भी हर कुछ अर्से बाद चीज़ें चेंज कर लेते हैं और ये सब कुछ असराफ में आता है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा, लेकिन इसमें मसला ये है कि हर बंदा लकड़ी को नहीं समझता। किसी को कोई अच्छा कारीगर मिल जाए या कुछ अच्छा मशवरा देने वाला जिसको पता हो, पहचान हो कि लकड़ी अच्छी कौन सी है, कहाँ से लेनी है और फिर कैसे बनाना है, तो ये सब चीज़ें ये तमाम मामला तभी सेटल होता है। आम बंदा इसमें बहुत ज़्यादा मार खा सकता है, खास अगर शोरूम से लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लूट मार करते हैं। जी लकड़ी सर। की और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। लकड़ी की बहुत, जो कि लकड़ी की टाइप बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ किस्म की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन बहरहाल ये था जी टॉपिक जो आज के लिहाज से, और ये मैंने इसलिए डिस्कस कर दी है कि फ़र्ज़ कीजिए को वाक़ई में आपसे पूछ लेता, आपको कम से कम चंद बेसिक चीज़ों का आपको ज़रूर
पता होना चाहिए। जी सर। जी हमारे पास कुछ टाइम है जी, अभी 3-4 मिनट का टाइम है। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। और ये भी सुन लीजिए कि हमारा चूँकि ये चैप्टर मैंने सिलेबस अभी दिखाया था आपको, चैप्टर हमारा चूँकि ख़त्म हो चुका है, अब हमारे सिर्फ 3 चैप्टर बाकी रह गए हैं। एक इंट्रोडक्शन को निकालते हुए, इंट्रोडक्शन भी बहरहाल साथ चल जाएगा, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और डेवलपमेंट। 2 चैप्टर आपको मैंने आपसे 2-2.5 माह बल्कि 3 माह पहले कह दिया था कि ये आपने खुद तैयार करना है, मैंने वो रिवाइज करवाना है सिर्फ। मैं आपको चूँकि 3 माह पहले कह दिया था जी ये 2 चैप्टर्स रट्टा है, रट्टा आपने लगाना है, मैंने जस्ट उनकी रिवीजन करवानी है आपको। और एक चैप्टर मजीद अब आपको तैयार करना है, उसको भी मैं जस्ट रिवाइज कराऊंगा, डेवलपमेंट वाला चैप्टर। ये हमारे आखिरी 3 चैप्टर्स हैं, जिनमें 2 प्योर रट्टा है और वो है जी नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। कल से इंशाल्लाह ये हमारे टॉपिक शुरू हो जाएंगे, इसलिए कल तैयारी करके आना है सर जो बरसा वाला एक प्लांट ओके सर। सब्जेक्ट, जी। वो डेवलपमेंट नहीं, आपने लफ्ज़ कौन सा, हाँ वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट आखिरी चैप्टर है सिलेबस में, लास्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। ये भी अभी आपने खुद तैयार करना है, चूँकि मैं पहले अभी नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन वाला पढ़ाऊंगा और डेवलपमेंट को एंड पे रखेंगे। डेवलपमेंट ईजी है, डेवलपमेंट में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, डेवलपमेंट में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जबकि वो जो 2 वाले चैप्टर्स हैं वो मुश्किल इस लिहाज से हैं कि उसमें टेक्निकल टर्म्स हैं बहुत सारी, उनकी डेफिनेशंस और ख़ासतौर जो क्लासिफिकेशन की डिटेल्स हैं वो 100% रट्टे वाली इस पर आपको चीज़ें हैं, इसमें समझने वाली चीज़ें कम हैं और रट्टे वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। बहरहाल ये था जी हमारा आज का क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अभी भी 1-2 मिनट हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर अब इसमें हमारा वुड वाला चैप्टर भी कवर हो गया सारा? जी वो चैप्टर वुड का सेपरेट नहीं है सिलेबस के लिहाज से, मैरिज स्टेप के अंदर सब कुछ, मैरिज स्टेप में जो कुछ भी था सिलेबस के लिहाज से मैंने उसको सामने रखते हुए वुड कंप्लीट करवाती है। जहाँ मैं ग्रोथ, चूँकि वुड की जो टाइप्स हैं वो सिलेबस में ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे उसके वो डिस्कस किए। जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जैसे मोनोकाट, चंद 3-4 मोनोकाट ऐसे हैं जिनमें सेकंडरी ग्रोथ होती है लेकिन उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनको मैंने डिस्कस नहीं किया है। सिर्फ एक पौधा है जिसकी अहमियत है और वो स्टेम की रेफरेंस से है, बांस। बांस मोनोकाट स्टेम है जिसमें सेकंडरी ग्रोथ होती है और वो मजबूत होता है, लेकिन उसके अलावा उसकी कोई और खास अहमियत नहीं है। उसकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने वो चीज़ें सर जो मैं मेरे आपसे साथ, बांस के बारे में पूछने लगी थी। जी बिल्कुल मैंने जिक्र कर दिया कि बांस उन चंद एक पौधों में शामिल है जो मोनोकाट हैं लेकिन उस पर सेकंड ग्रोथ भी होती है